सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से सबकी नजरें अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरा चीन पर थी। चीनी और अमेरिकी सदूर की मुलाकात के बाद दोनों तरफ से जो एलामिये सामने आए हैं उनमें अमेरिका कुछ बात कर रहा है और चीन का बयानिया कुछ और ही है। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि इस मुलाकात में चीन और अमेरिका ने इत्तफाक किया कि ईरान कभी भी एटमी ताकत नहीं बन सकता, जबकि दूसरी तरफ चीनी वजारत खारजा का जो एलामिया सामने आया उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि चीन का फोकस तिजारत, टैरिफ पॉलिसी और ताइवान तनाज़े के हवाले से रहा। जबकि मशरक़ी वुस्ता के जंग के हवाले से यही कहा गया कि चीन ने मौक़िफ़ रखा है कि अहम आलमी अमूर जो है उस समेत जो मामलात है मशरक़ी वुस्ता की कशीदगी, यूक्रेन जंग और इनके हवाले से ये दोनों सदूर के दरमियान बात हुई है। ये हमें चीन का मौक़िफ़ सामने आता हुआ नज़र आया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने फिर भी इसे यही रंग दिया कि चीन ईरान के हवाले से अमेरिकी पोजीशन से मुत्तफ़िक़। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इस मुलाकात के बाद कहा कि चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ के अस्करी इस्तेमाल और टैक्स के निफाज से इख्तलाफ किया, तो यही तो अमेरिका की भी पोजीशन है। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जब दोनों तरफ से सामने आने वाले जो ऐलानात और बयानात हैं उसमें तजाद है, तो क्या इस अमेरिका के सदर के इस चीन के दौरे से ईरान तनाज़े के हवाले से कोई हल निकल सकता है या नहीं, क्योंकि सालिस मुल्क पाकिस्तान अमन के क़याम के लिए अब भी मुसलसल कोशिशें कर रहा है। आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सालिसी का ये अमल जारी है और पाकिस्तान फरीकैन के साथ राब्ते में है। लेकिन नाजरीन, इस दौरान पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बदतरीन वाक़यात पेश आए। वहीं बलूचिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने का एक सिलसिला जारी है। कल बारखान में दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया उसके दौरान मेजर तौसीफ समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। और आज खबरें ऐसी भी सामने आई कि गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर समेत 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से नाजरीन, अफ़गानिस्तान से जो मुल्हिका पाकिस्तान के दोनों सूबे हैं वो इस वक्त दहशतगर्दी की जद में है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसके ऊपर यही है कि अफ़गान तालिबान रजीम भारत की प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है। कल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये बयान सामने आया कि अगर अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन से मुतालिक पाकिस्तान को एक तहरीरी ज़मानत न दी तो फिर खुली जंग होगी। यही जाहिर करता है ये बयान भी कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ किसी संजीदा एक्शन की अब कोई उम्मीद नहीं। मामलात फिर आगे किस तरफ बढ़ेंगे और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए मजीद क्या कुछ इकदाम करना पड़ेंगे अगर मामलात को वैसे आगे चलना है जिस खदशे का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं उसको देखते हुए। इस पर बात करने के लिए आज हमने 3 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को प्रोग्राम में दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए एहतशामुल हक साहब, मतीन हैदर साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान यूसुफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अगर आप दोनों की इजाज़त हो, क्योंकि कामरान साहब स्टूडियो में हमारे साथ नहीं है तो फिर और वो बिल्कुल लेफ्ट आउट ना महसूस करें, तो उन्हीं से मैं आगाज़ करती हूँ। कामरान, सदर ट्रंप के दौरे चीन के हवाले से हम पहले बात कर रहे हैं। क्या जाहिर कर रहा है आपकी नज़र में कि वाइट हाउस का बयान बिल्कुल ईरान सेंट्रिक है और जो चीन बयान दे रहा है उसमें ताइवान का, तिजारत का, मशरिक़ वुस्ता का इन जनरल जिक्र ज़रूर है, लेकिन ईरान को या उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को टच नहीं किया गया? आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों मुल्कों की तरजीहात क्या है इस मीटिंग को लेकर के, तो वो अपने अपने बयानिए के मुताबिक जो बात है वो कर रहे हैं। आई थिंक क्योंकि ये विज़िट अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये कल जब विज़िट कंक्लूड होगा तो मेरे ख्याल में एक मुश्तरका एलामिया आएगा, तो जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो शायद वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं जब चीन के दौरे पर रवाना हो रहे थे तो जब उनसे सवाल हुआ कि क्या ईरान के मामले में वो प्रेसिडेंट शी से बात करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस मामले के ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह का बयान जो है वो मार्को रूबियो की तरफ से भी आया है कि हमें चीन के मदद की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन रियलिटी एवरीबडी नोज़ के जो ईरान के साथ चीन के ताल्लुकात हैं और जो उनके साथ उनकी क्लोजनेस है, जो उनके पास लेवरेज है, तो ये मुमकिन नहीं है कि जब अमेरिकी सदर ट्रंप
प्रेसिडेंट शी से बात कर रहे हों, वो बेशक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में जो बात हो, तो वो कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर आई थिंक अगेन मैं यही कहूँगा कि जो दोनों मुल्क हैं वो अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको वाजे कर रहे हैं, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल कायम है कि जो चीन है उसकी बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि वो जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है, पहले तो ये चाहते नहीं थे कि जंग हो, और इस जंग का वो खात्मा चाहते हैं और डिप्लोमेटिक प्रोसेस के ज़रिए चाहते हैं, और उसमें जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको भी वो चाहते हैं कि पुरानी वाली हालत पर बहाल हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि 90% जो ईरान का तेल है वो ऑब्वियसली चीन ही ख़रीदता है और स्टेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल करता है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है अगर जिस तरीके से बंद रहेगा तो नुकसान चीन को भी हो गया। हालांकि आज ये खबरें सामने आई हैं कि ईरान ने जो दावा किया है कि उन्होंने एक नई जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से प्रोटोकॉल्स बनाए हैं उसके तहत कुछ जहाज़ों को उन्होंने आने की इजाज़त दी है, जिसमें चीन के जहाज़ भी शामिल हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि क्या चीन इस नए अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करेगा। बट हैविंग सेड दैट, मैं इस पर कंक्लूड करूँगा, आई थिंक कल जब मुश्तरका एलामिया आएगा तो तब ये बात वाज़ेह होगी कि दोनों यानी कि अमेरिका और चीन का कितना इत्तफाक है ईरान के मामले को लेकर के। मतीन हैदर साहब, एक दिन बाकी है अभी ये विजिट कंक्लूड होने में, तो हम देखेंगे कि इस एक दिन के अंदर कोई चाइनीज़ विजडम ट्रांसफ़र किया जा सके सदर ट्रंप में ईरान की जंग को लेकर। जी बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोनों की तकरीरों से पता चला कि मूड जिसे कहते हैं टोन और टैनर क्या थे इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, जिनका आपने भी जिक्र किया और हमारे कोलीग दोस्त एनालिस्ट कामरान यूसुफ ने भी उसमें स्टेट ऑफ होमस यानी आबनाए होमस और उसके बाद मशरक़ वस्ता में अमन यानी ईरान अमेरिका की जंग का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा और एक मुस्तकिल एग्रीमेंट, और उसके साथ साथ ट्रेड सबसे बड़ी आम जो अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी, ये वो तमाम तर, और इसके साथ चिप्स, ये वो तमाम अहम तर जो चीज़ें, और उसके साथ साथ चीन की मोनोपोली है जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके ऊपर, और फिर ये कि चीन अमेरिका से जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है वो बहुत कम है और जो चीन की एक्सपोर्ट्स जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ है जिसकी तरफ कामरान यूसुफ ने भी कहा वो ये कि स्टेट ऑफ होमस को खोलने के ऊपर इत्तफाक हुआ है। आगे उसके लिए क्या मीन्स और क्या चीज़ें अप्लाई की जाएंगी, जोरी प्रोग्राम ईरान का बदस्तूर एक अभी उसके ऊपर बातचीत होनी है, कुछ रशिया उसके ऊपर बात कर रहा है ईरान के साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएटली चीन और अमेरिका के दरमियान ईरान के जोरी प्रोग्राम के ऊपर कोई एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पे दोनों तरफ से जो ज़ोर दिया गया कि स्टेट ऑफ होमस खोली जाए, लेकिन इसके साथ एक अहम रिमार्क दिया चीन के सदर शी ने, उन्हें कहा कि हमें एक दूसरे के मुखालिफ की बजाय ट्रेड में पार्टनर्स बनना चाहिए, मुखालिफ नहीं बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर के भी लबो लहजे में एक इशू जिसका अभी आपने जिक्र नहीं किया, उन्होंने ताइवान का कोई जिक्र नहीं किया, चूँकि वो चीन की खारजा पॉलिसी का इंतहाई नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्ट है, और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी आज बात की है कि ताइवान के मामले के ऊपर पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। तो मैं ये समझता हूँ इमीडिएटली जो पड़ोसी पाकिस्तान उसकी तरफ से ऐसे वक्त में जब दोनों के दरमियान मुलाकात हो रही हो तो अमरीकी सदर ने जानबूझ के ताइवान का मामला मुद्दा नहीं छेड़ा ताकि उससे बातचीत में कशीदगी फैल सकती थी। दोनों तरफ के जो इंटरेस्ट के मामला थे उनको दोनों ने टच नहीं किया, यही हमारा हवाला भी था। ताइवान का जिक्र अमेरिका ने नहीं किया। एहसाम साहब, सवाल पे आने से पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। कल सदर मुमलिकत ने आपको इलाल इम्तियाज से नवाजा और तमाम जो सहाफ़ती हमारी कम्युनिटी है उसमें इस बात की बहुत कम इत्तफाक़ राय होता है और इस बात पर इत्तफाक़ राय है। सो आपकी दहाइयों की खिदमत है इस प्रोफेशन के लिए जिससे हम आज मुंसलिक हैं। सो हम हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद हो। अब ये जो मौजू है हमारा एहतशाम साहब, मार्को रूबियो ने इस दौरा शुरू होने से पहले भी ये कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि चीन दबाव डाले ईरान के ऊपर डील के लिए। अमेरिका की ख्वाहिश ये है, ये ख्वाहिश और ये मकसद आपको हासिल होता हुआ नज़र आ रहा है, या एक गिव एंड टेक होगी कि चीन को भी तिजारत टैरिफ्स के हवाले से भी और ताइवान के हवाले से भी अमेरिका से कोई बड़ा ऐलान या कोई बड़ी पोजीशन अमेरिका लेता हुआ नज़र आए, क्योंकि दुनिया तो आज जो है वो देर आर नो फ्री लंचेस। तो चीन को कोई मकसद हासिल हो और सदर ट्रंप भी चीन भी कोई पोजीशन ले ईरान पे। अब सर देखें, चीन की फॉरेन पॉलिसी जो हमेशा हमने देखी है, जिस तरीके से आपने देखा इकोनॉमी पर फोकस करते हैं, लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करते हैं और इवन जहाँ झगड़े भी हो रहे हैं वो खामोश होकर बैठ जाते हैं। अब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। इस स्टेज पे तो आप देख लें दोनों की राइवलरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भले
बयानात किसी तरह के भी आएँ, और वो आज की चाइनीज़ लीडरशिप बिल्कुल माओ ज़ेडुंग जो उनका लीडर है उस पर अमल कर रही है कि डोंट डिस्टर्ब योर एनिमी व्हेन ही इज़ मेकिंग अ मिस्टेक। अभी देखें इतनी गलतियाँ, इतने जिसको कहना चाहिए मामलात ख़राब होने हैं, वो चुप करके बैठे हुए। लेकिन एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि चाइना जो है ना वो कहता है फंसा रहे ऐसी दलदल में क्यों निकले ये। देखें ना अभी तो जितना फाइनेंशियल नुकसान है, वेपनरी वो 35% ज़्यादा वेपनरी ख़त्म हो गई, $29 बिलियन का ओवरऑल नुकसान आ रहा है, मुल्क में लोग खिलाफ हो गए हैं, महंगाई है, पेट्रोल तेल खाद नहीं जा रही, वो अपनी जगह। लेकिन अभी देखें तो चाइना का भी बात कामरान भी कर रहे थे, चाइना की बड़ी परेशानी है। लेकिन ना वेनेजुएला एक बूंद नहीं जा रही, ओवर 85% तेल जाता था, यहाँ से 90% जाता था। 2.7% ग्रोथ रेट उनका मार्च के महीने में आया, जो कि नॉर्मली उनका ग्रोथ रेट 7% है, तो उनको डस्ट लगी है बड़ी ठीक ठाक। लेकिन बड़े आप कूल ऑपरेटर हैं, ढंग तरीके से बात कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि जब भी अमेरिका और चाइना के लीडर मिलते हैं, मैंने पहली दफ़ा देखा है आपसा कि आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रेसिडेंट शी का हाथ पकड़ा हुआ है और वो प्रेसिडेंट शी हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो हाथ पकड़ा हो रहे हैं कि नहीं छोड़। अक्सर ऐसे करते हैं वो। फिर देखें जहाँ मीटिंग हो रही है इतने ऑब्सेस्ड हैं, आप देख लें वहाँ जाके इलॉन मस्क को तस्वीरें ले रहा है उस हॉल की और तारीफ़ें कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखें ये जो उनकी तरफ से बयान आया है कि जी मार्को रूबियो की तरफ से कि जो उन्होंने कहा इनको न्यूक्लियर पावर नहीं ईरान को बनने देंगे, इन्होंने खामोशी इख्तियार की है। मेरी अपना अंडरस्टैंडिंग है, कुछ जो मुझे पता चला है कि चाइनीज़ भी ये नहीं चाहते कि ये चाइना जो है ना अपना ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि सारी दुनिया जो इस वक्त बहुत तरीके से सोच रही है और मामला जितने नाजुक जगह पे चला गया है वो नहीं चाहेंगे कि इसको छेड़ा जाए। सबसे बड़ा मसला है ट्रम्प का मसला है, वो चाहते हैं कि ट्रेड डील ली जाए। 2017 में आप सदर से गए थे, $245 बिलियन की डील हुई थी लेकिन मटेरियलाइज़ नहीं हुई थी। अब वो चाहते हैं डील हो। दूसरा उनका ये ख्याल है कि जिस तरीके से चाइनीज़ कंपनीज अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं, उनके ऑफिस खुले हैं, आप देख लें इतने इतने बड़े CEOs को लेके गए हैं। अमेरिकन भी अमेरिकी कंपनियां भी चाइना में जाके कारोबार करें। इतलात है कि चाइनीज़ भी इजाज़त दे देंगे, लेकिन चाइनीज़ एक बात कर रहे हैं कि आप तीसरे चौथे दिन हमारी किसी का CEO को पकड़ के चाइना के गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं और जनाब मनी लॉन्ड्रिंग कौन कौन से इल्ज़ाम लगाते हैं। तिजारत से मुतल्लिक एक इंटरेस्ट आपको सिर्फ नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है। दूसरा देखें जो मेरा ख्याल है जो बड़ा या वाकई जो एक आम इंप्रेशन जो दुनिया पूरी देख रही है इस विजिट चाइना, मुझे एहसाम साहब इजाज़त तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद चले आप इसको। मैं ये सिर्फ एक बात बड़ी बात जो कर रहे हैं ना, चाइना ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ताइवान पे ले लिया है इंडो पैसिफिक के मामले में ना। वो कह रहे हैं कि नथिंग डूइंग। ये $11 बिलियन की डील अगर आपने ये थ्रू कर दी, बड़ा वाज़े तौर पे बता रहे हैं कि आपकी हमारी राइवलरी बहुत शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज उनको दे दिया। दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया कि जी क्वाड श्वाड को मैं लिफ्ट ही नहीं करा रहा। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है अभी देखिए मीटिंग हो रही है इंडिया में, वो नहीं जा रहे। बाइडन जब थे सदर क्वाड की मीटिंग वो नहीं जा रहे थे। तो मेरे ख्याल है ये सारी चीज़ें बता रही है कि उनके इंटरेस्ट भी अपने तौर पे हैं। और ईरान के मामले में मेरा ख्याल है कोई पोजीशन अभी तक कोई ले नहीं रहा सामने, लिहाजा कल ही देखना होगा जब एलामिया सामने आए। एक शॉर्ट ब्रेक, पाकिस्तान के सालसी के किरदार और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल दोनों पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करते हैं पाकिस्तान की तरफ से। अभी भी आज जो दफ्तर खारजा के बयान का हमने हवाला दिया, ये कहा जा रहा है कि कोशिशें जारी हैं और फरीकैन से राब्ते में है। कामरान, अभी भी पाकिस्तान के पास बतौर जो सालिसी के लिए कोशिशें और जो किरदार रहा उसमें इतनी स्पेस बाकी है जब चीज़ें इतनी अनक्लियर नज़र आ रही हैं हमें, बिलखुसूस अमरीका की तरफ से? मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं भी एहतशाम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा अवार्ड मिलने पर, लेकिन उनको मैं जो बाकायदा मुबारकबाद है वो तब दूंगा जब वो हमारी अच्छी सी दावत करेंगे। मतीन साहब तो दावत करते नहीं है, तो हमें खुशी जरूर है एहतशाम साहब को ये जो अवार्ड मिला है, लेकिन हमें इसका फायदा भी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि मैं थैंक यू एनी टाइम। ठीक है, तो बहरहाल जब जी चले ठीक है। तो जो आपका सवाल है कि क्या अभी भी डिप्लोमेसी की गुंजाइश मौजूद है, देखें कल रात भी जो JD वैंस हैं अमेरिका के नायब सदर हैं, उनका अगर आप बयान देखें तो उन्होंने ये कहा है कि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, वो अपनी जगह पे जारी है। जो बात उन्होंने की है कि ये बिल्कुल अभी भी डील हो सकती है कि अगर ईरान जो अमेरिकी सदर ट्रम्प की जो रेड लाइंस हैं, यानी कि उस तक उनको कन्विंस करने के लिए कामयाब हो जाता है, और वो बात कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि वो ज़ुबानी तो ये कहता है ईरान के जी हम कोई जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन उन पर एतबार कैसे किया जाए या बैक एंड फोर्थ जो डिस्कशंस चल रही हैं, अगर तो वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं अमेरिकी सदर ट्रम्प को, तो देन डेफिनेटली ये जो इसका वे आउट निकल सकता है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली देखें जो अमेरिकी सदर ट्रम्प ने जो लेटेस्ट ईरान का काउंटर प्रपोजल था या जवाब था, उसको बेशक कहा कि वो टोटली
अनएक्सेप्टेबल है उनके लिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि वो दोबारा जंग की तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने सिचुएशन रूम में 2 मीटिंग्स की जो उनके आला जो फौजी अहदेदार हैं, और एक व्यू ये है कि शायद जो प्रो इजरायली लॉबी है आज भी उनको पुश कर रही है कि आप एक भरपूर जो है ऑपरेशन करें। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो शायद पहले जब उन्होंने ये इजराइल के कहने के ऊपर कार्रवाई शुरू की, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया कि बहुत बड़ी ये मिस कैलकुलेशन हुई, तो दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करना चाहते। तो आई एम स्टिल होपफुल कि इसमें जो स्टेक्स जितने ज़्यादा हाई हैं कि शायद अभी भी जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं, अगर उनको कुछ इस तरह की डील मिल जाए जो अपने अवाम में वो सेल करने के काबिल हो जाएं, तो डेफिनेटली अभी भी मेरे ख्याल में सिफारतकारी जो है वो डेड नहीं हुई। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कॉशियस ऑप्टिमिज्म जो पाकिस्तान का बयानिया है उसमें आपको अभी भी नज़र आता है। मतीन साहब, एक और जगह सिफारतकारी की कोशिश की गई लेकिन लगता है कि वो नाकाम रही, वो अफगानिस्तान के मामले पर है। और अब ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि भरपूर कोशिशें हुई, मुज़ाकरात के अदवार में मैं भी शरीक हुआ, लेकिन तालिबान तहरीरी तौर पर ये लिख कर देने को तैयार नहीं थी कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा अब भी अगर तहरीरी ज़मानत ना आई तो बड़ा एक्सट्रीम उनका बयान है कि फिर खुलकर जंग होगी। आपको अफगानिस्तान से मुतालिक मामला किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम नुक्ता है। एक तो पहले इसका जवाब देने से पहले ओवरऑल जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, स्पेशली मिडल ईस्ट और अफ़गानिस्तान, इससे मुतल्लिक़ पाकिस्तानी सफ़ीरों की आज कॉन्फ्रेंस का पहला दिन दफ्तर ख़ारजा में चल रहा है। तो अपने जो रीजन के तमाम इंतहाई अहम ममालिक में जो एम्बेसडर हैं, अगरचे कि रीजनल है लेकिन अमेरिका में भी जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इसकी ओपनिंग डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर ने की। उनसे उन्होंने सजेशंस ली क्या क्या कुछ हो सकता है। अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी ये बिल्कुल ये ज़ेर गौर है, चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर से ये चीज़ बढ़ती जा रही है दहशत गर्दी वाली। इसके ऊपर मैं आपको अंदर की खबर ये बताऊँ और एनालिसिस भी है कि अफ़गान तालिबान ने साफ जवाब दे दिया है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप हमारे साथ ट्रेड करें, ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करें, तमाम तर चीज़ें करें। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस बैकड्रॉप में जब लास्ट मुज़ाकरात का दौर उरमची में हुआ, चीन ने मेज़बानी की 1 महीने कबल, और उसमें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के टॉप के जो नुमाइंदे थे, ऑफिशियल थे, वो उसमें शरीक थे। उसके बाद जो सफारतकार बातचीत में शरीक थे उन्होंने पस मंज़र में ये बताया कि अफ़गान तालिबान जो हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न, एग्जैक्टली जो आपका सवाल है, उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस किए बगैर ट्रेड खोलना चाह रहे हैं, ताल्लुकात को नामल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने ये साफ साफ जवाब दे दिया कि भाई जब तक आप TTP और BLA और दीगर तमाम जो बड़े दहशत गर्द ग्रुप हैं उनके ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई नहीं करते, पाकिस्तान की सिक्योरिटी तशवीश को दूर नहीं करते, तो आपके साथ ट्रेड बहाल नहीं हो सकती। अब मैं समझता हूँ वज़ीर दिफा की जानिब से पार्लियामेंट से एक बड़ा ज़ोरदार खौफनाक धमकी आमेज़ पैगाम गया है, लेकिन अब अफ़गान तालिबान के पीछे कुछ और क़ुव्वतें आ चुकी हैं। एक हिंदुस्तान है और कुछ 1-2 और ममालिक हैं। अब वो जो है वो पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करने वाली सिचुएशन नहीं होगी। आपने बन्नू का अटैक देख लिया, कितना खौफनाक अटैक था, और उसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा में अफ़गान नाज़िम उल-उमूर को तलब करके उनसे शदीद एहतजाज किया गया। तमाम तर एविडेंसेस पाकिस्तान उन्हें दे रहा है, लिंक्स दे रहा है, लीड्स दे रहा है, ये कॉल्स हैं, ये हैंडलर्स हैं, ये लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसी वजह से तो दफ्तर ख़ारजा ने और ISPR ने यह कहा कि ऑपरेशन गज़ब-ए-हक़ जारी है। तो अब तालिबान से सुलह जो है, अफ़गान तालिबान से सुलह सफाई वो नहीं होगी, स्टेटमेंट ऐसे ही चलते रहेंगे दोनों तरफ से। एहतशाम साहब, जो वज़ीर दिफा बात कर रहे हैं उसमें बड़ी फ्लक्चुएशन हमें नज़र आती है। 1-2 दिन पहले ही वो ये कह रहे थे कि दोस्त ममालिक जिन्होंने सालसी की कोशिश की वो गारंटीज़ हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अब कल जो उन्होंने बयान दिया उसमें उम्मीद की कोई लहर तो हमें नज़र नहीं आती। लगता है आपको कि तमाम ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुके हैं और खुदा न खास्ता बात उसी तरफ जाएगी जिसका इशारा वज़ीर दिफा कर रहे हैं? देखिए अफसर, जो उनकी की मीटिंग चाइना में हुई थी उसमें शॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग कि हम जो है ना वो तहरीरी कोई गारंटी करेंगे या लिख के देंगे, हमला नहीं करेंगे, तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि जी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। चाइनीज़ ने भी हमें ये बताया और कामरान ज़्यादा हमसे जानते हैं कि ये बड़ी एक उम्मीद की किरण पैदा होगी थी कि अब शायद नहीं होगा। अब चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, सूरत हाल बहुत तशवीशनाक होगी। अब आप देख लें कल जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठ के उन्होंने कहा है कि जी तालिबान रजीम तो हम उनके लाइज हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, और ये पाकिस्तान नाम लेकर उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि तुम गुलाम की औलाद हो, इस तरह की बातें की थी, इसको उन्होंने अपनी तरफ से कंडेम करने की कोशिश। देखें इजराइल चला गया, UAE भी उनके साथ खड़ा हो गया, सो मैनी हवालों से देखा जाए।
तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने तो अपने तौर पे सारा कुछ करके देख लिया। चाइना ने बड़ी दानादारी से कोशिश की, सऊदी अरब ने बड़ी कोशिश की, रशिया ने किसी हद तक की। जब तक कि आप सेंट्रल एशिया ममालिक देखते हैं, ईरान, सब ने कहा कि जी दहशतगर्दी ठीक नहीं। मतलब एक स्टेज पे तो बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी अपने कंसर्न का इजहार किया था, कहा था कि ये ख़त्म होनी चाहिए दहशतगर्दी। फिर आखिरी रिपोर्ट आई, जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई थी अपने इसकी यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने बता दिए थे कि सरजमीन इस्तेमाल हो रही है उनकी। लेकिन अफसर सवाल ये कि इस वक्त दे आर नॉट पुश्ड, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। वो कहते हैं अपनी मर्ज़ी करें। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं कोई बड़ा फ़ैसला करना पड़ेगा मजबूर होकर। दुनिया जानती है, दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझती भी है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं एक आध छोटा मोटा वाक़या को लेके चले जाते हैं कि देखें जी सिविलियन को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाज़ों का इंटरनेशनल ओपिनियन मेरा ख्याल है मीडिया भी इस्तेमाल होता है उनके हक़ में। तो अब सूरत यार इतनी अच्छी नहीं है। और ये जो ऊपर नीचे बैक टू बैक इतने बड़े हमले हुए हैं, ये आई ओपनर है। और इसके पाकिस्तान वाकई अब जिस स्टेज पे आ गया, मेरा ख्याल है उनको कोई वाकई एक पॉलिसी लेवल पे फैसला करना पड़ेगा। इंटरनली हमें अपने लिए क्या पॉलिसीज करनी होंगी, उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन कामरान, एक बात जो भी एहतशाम साहब कह रहे हैं, अब आपकी नज़र में यही पाकिस्तान की इस वक्त ऑफिशियल लेवल के ऊपर भी बयान है कि अफगानिस्तान के पीछे हिंदुस्तान है, उनकी प्रॉक्सी बन के ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये रवैया है। आप समझते हैं कि अदरवाइज़ तालिबान मुख्तलिफ रवैया रखते हैं इस सारे मामले को लेकर, लेकिन ये बैकिंग है भारत की जिसकी वजह से वो एक ये स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, जो मतीन साहब की खबर भी है जो आज की वो मीटिंग के हवाले से बताते हैं कि तालिबान ने साफ इनकार कर दिया कार्रवाई से। देखिए, इसमें डेफिनेटली जो भारत की अगर आप बात करें तो यकीनी तौर पर जो पिछले साल पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई हुई, उसके बाद भारत को जो सेटबैक मिला और दूसरी तरफ उनको पता था कि पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो यकीनी तौर पर वो उस जो एक फॉल्ट लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, उसको एक्सप्लॉइट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। बट आई थिंक मैं टोटली उसमें ये नहीं है कि वो इंडिया के कहने के ऊपर चल रहे हैं। आई थिंक ये अफ़गान तालिबान का ये अपना भी प्रॉब्लम है। उनको ये लगता है कि शायद क्योंकि वो एक इस जोन में है कि उन्होंने 2 जो बड़ी सुपर पावर्स हैं उनको शिकस्त दी है। हालांकि वो एक लंबी डिबेट है कि क्या वाकई उन्होंने शिकस्त दी थी या नहीं दी थी, उस पर हम नहीं जाते। तो उनको ये लगता है कि वो ये सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि बड़े अच्छे तरीके से पता है, आई थिंक माजी में भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं, कि पाकिस्तान के साथ जो आपकी जोग्राफ़ी है और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए बग़ैर और जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ को हल किए बगैर कोई भी गवर्नमेंट काबुल में उस तरीके से सर्वाइव कर नहीं सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई वहाँ पर तब्दीली लानी है, बट जब आपके पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे तो फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। और यही बहुत बड़ी वजह है कि देखिए, हो सकता है कि आज अफ़गान तालिबान ने अगर दुरुस्त फैसले किए होते, पाकिस्तान के कंसर्न्स एड्रेस किए होते, तो मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि आज दुनिया हो सकता है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ कर चुकी होती। द फैक्ट कि दुनिया देख रही है कि अफ़गान तालिबान, वो अफ़गान तालिबान जो पाकिस्तान के एक ज़माने में इतने करीब थे और दुनिया पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि आप अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं, जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो उसी मुल्क को काटने या उसी मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उन्हीं को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो बाकी दुनिया अफ़गान तालिबान के ऊपर कैसे बिलीव करेगी। तो आई थिंक वो उनकी जो स्टबननेस है, वो जो हार्ड कोर उनका एलिमेंट है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं ये पोजीशन लेकर के, आई थिंक वो किसी खाम ख्याली में है। ऑलरेडी आई थिंक इसके जो रिपल इफेक्ट्स हैं, उनकी इकॉनमी पहले ही आई थिंक इन शेम्बल्स थी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करके बॉर्डर बंद है, ट्रेड वो ट्रांजिट कर नहीं सकते। ईरान चाबार पोर्ट पर उन्होंने नज़र रखी हुई थी, उसके ज़रिए करेंगे, वो ऑप्शन भी अब ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत हाई कॉस्ट है अफ़गान तालिबान के लिए, बट अगेन उनको परवाह नहीं है आम लोगों के लिए। आम लोगों से बात करेंगे तो शायद अफ़गान तालिबान से वो भी तंग है इस पॉलिसी को लेकर के। देखिए अफसर, मुझे नहीं लगता कि अफ़गान तालिबान पे किसी किस्म का कोई दबाव जो है ना को असर कर सकता है। देखिए, उनको जो पैसे मिल रहे हैं, 800 से $1 बिलियन की जो वो अफ्यून बंद कर दी थी, जला दी थी 94 में, फिर 2003 2004 में, और वो दोबारा शुरू होगी। अखबार राय तवान के केसेस और अभी बाइडन के ज़माने में $30 मिलियन उनको हर महीने मिला करता था, इन्होंने आके बंद कर दिया ट्रम्प ने। अभी तलात इन्होंने दोबारा देने शुरू कर दिया। अब देखें, अब ये थोड़े से लोग हैं जो सारा काम कर रहे हैं। बीच में खबरें आई थी कि जी नॉर्दर्न अलायंस, बाकी लोग, क्योंकि 40% से ज़्यादा इलाके पे बैठे हुए हैं, ख्याल था कि अंदर से इंटरनल कोई चीज़ें निकलेगी, इनके ख़िलाफ़ जाएंगी, उन्हें उनकी भी परवाह नहीं।
उनको रिकगनाइज कोई नहीं करना, इसके बावजूद दे आर लीस्ट। अब लगता तो वो तालिबान का तो हिसाब भी ये कि उनके ऊपर ऐसा लगता है कि दुनिया के कुछ सिफारती और इंसानी हुकूक जो है वो अप्लाई भी नहीं होते, तो उनके साथ डील कैसे किया जाए। ये अटैम्प्ट्स वाज़ेह नज़र आती की तरफ से जो कोशिशें थी और सालिस ममालिक दोस्त ममालिक की तरफ से वो तो नाकाम ही हो रही तालिबान से किसी भी किस्म की बातचीत के हवाले से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI की बहुत सी बातों से खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात के हवाले से इत्तफाक करते हुए नजर आए। क्या वाकई विफाक और KP में इत्तफाक राय है? इस पर बात होगी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद हम बात कर रहे हैं मुल्क में एक सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में बिलखुसूस जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर पार्लियामेंट में जो कल तकारीर हुई असद कैसर साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की, उस गुफ्तगू में तो नज़र आता है कि ख्वाजा आसिफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो ग्रीवेंसेज रहे हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से उससे इत्तफाक करते हैं और उन्होंने तारीफ़ भी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कि वो उनके साथ विफाक के साथ ताउन कर रही है सिक्योरिटी के मामलात पर। मतीन साहब, ये जो बात हुई है क्या वाकई, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हैं, CM खैबर पख्तूनख्वा पब्लिकली तो इख्तलाफ करते हैं पॉलिसी से, लेकिन एक इत्तफाक राय मौजूद है, और अगर है तो एक इस किस्म की पॉलिसी क्यों सामने नहीं आई कि जब हम दहशतगर्दों के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी तरफ क्या आ सकता है। तो उस हवाले से नज़र आता है कि कुछ लूप होल्स रह गए जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो ये सूबे के अंदर इत्तफाक राय की ही तस्वीर पेश करता है या ये सिर्फ बयानात की हद तक ही है? जी, बड़ा अहम नुकता आपका। देखिए, इसमें पहले तो देखें, सुहेल आफरीदी साहब बहुत मुद्दत के बाद उन्होंने किसी दहशतगर्द ज़्यादा जगह यानी बन्नू का दौरा किया। पहले वो उन जगहों पे नहीं जाते थे। उसके अलावा पहले मैं ये बताऊंगा कि जो वज़ीर दिफा ने क्या कहा या उन्होंने क्या किया, पहले ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि चीफ़ मिनिस्टर KP को अब एतमाद में लिया जा रहा है, उन्हें सिक्योरिटी की ब्रीफिंग्स में बुलाया जा रहा है। वो कोर कमांडर हाउस पेशावर में जाते हैं, उन्हें इस्लामाबाद में मीटिंग्स में बुलाया जा रहा है। आप देखिए, गुज़िश्ता 3, 4, 5 माह से वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलें और वज़ीर दाखिला भी चंद दिन पहले गए हैं पेशावर और उनके साथ मीटिंग हुई, वहाँ फ़ौजी हुकाम भी थे। तो वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि KP सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के जो मामलात हैं उनके ऊपर मुकम्मल ऑन बोर्ड रहे और उन्हें किया भी जा रहा है। जो चीज़ें वज़ीर दिफा ने कहीं या उनकी जो असद कैसर ने और बाकी लोगों ने जो बातें की वो बेसिकली पुलिस की कैपेसिटी से मुतल्लिक है। लेकिन वफाकी हुकूमत और हमारे अस्करी अदारे हमेशा ये सवाल करते हैं कि जब उन्हें काउंटर टेररिज्म के लिए ह्यूज फंडिंग दी गई, वो फंडिंग कहाँ गई? वो फंडिंग नज़र नहीं आ रही। वो फंडिंग काउंटर टेररिज्म का जो बजट था, जो जिससे पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी, आज KP की आप बात कर रही हैं, सबसे जो वल्नरेबल है वो KP की पुलिस के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। एक एक पुलिस स्टेशन को रॉकेटों के साथ और ग्रेनेड्स के साथ और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल बहुत एडवांस, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इन द लाइन ऑफ फायर है वो KP की पुलिस है। तो KP की पुलिस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और वो तवज्जो देनी है खुद KP की गवर्नमेंट ने। और जो अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई शोरश है या वहाँ मिलिटेंसी के दहशतगर्दी के मसाइल, देखिए फ़ौज तो ओवरऑल पाकिस्तान की कौमी सलामती की ज़मानत की ज़ामिन है और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी सपोर्ट कर रही हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं। दैट इज़ सप्लीमेंट टू ऑल जॉइंट एफर्ट्स इन काउंटर टेररिज्म। लेकिन मैं इससे इत्तफाक कम अज़ कम नहीं करूँगा। जो PTI का बयानिया, उन्होंने जो काउंटर टेररिज्म से मुतल्लिक बजट के ऊपर वफाकी हुकूमत ने कुछ माह पहले जो बातें की थी उनके जवाब नहीं दे सके, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज मौजूद हैं, उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। से एक मुतालबे से ख्वाजा साहब ने इत्तफाक किया। आखिरी एक बात मैं सिर्फ बता दूं कि जो आपकी नेक्टा है इसको मज़ीद पावरफुल किया जा रहा है और मुस्तकबिल करीब में आप नेक्टा के अंदर बहुत आम तब्दीलियाँ देखेंगी, चूँकि टेररिज्म का इशू बढ़ रहा है और नेक्टा का बड़ा ग्रेटर वाइडर रोल होगा इन शेयरिंग इंटेलिजेंस अलर्ट्स एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। कामरान, एक तो अब बहस या बात इसके ऊपर भी पॉलिसी के हवाले से गौर किया जाना चाहिए कि जब हम क्रॉस बॉर्डर ये तमाम ऑपरेशन को प्लान कर रहे हैं तो अपनी तरफ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस हवाले से भी हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पुलिसिंग की बात हो रही है जहाँ दहशतगर्द इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स जैसी, वहीं पर अगर ताउन कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो हमने एक एम्पावर हुई हुई पुलिस क्यों नहीं देखी इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए। KP हुकूमत का जो एक मुतालबा है जमशुदा अजला के लिए पार्लियामान की तरफ से
वादा किए गए 100 अरब रुपए अभी तक नहीं दिए गए। उससे ख्वाजा आसिफ साहब ने कल इत्तफाक करते हुए कहा लेकिन ये जिम्मेदारी सूबों की है। सो आप समझते हैं कि ये फंड्स दिए जाएं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी देखा जाए और पुलिस को भी एम्पावर किया जा सके ताकि वो उसके इम्पैक्ट से मुकाबला करने के लिए तैयार हों? बिल्कुल, आई थिंक जो रिसोर्सेज फंडिंग वो बहुत ज़रूरी है, गिवन कि ये जो अब दहशतगर्दी है, इसमें जो दहशतगर्द हैं जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें और उसको काउंटर करने के लिए हम एक नहीं बल्कि कई पॉइंट्स उसको ऊपर होना चाहिए। और ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि आई थिंक बेशक जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज है, वो एक फ्रंट लाइन का किरदार तो अदा कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं, जो पुलिस है आपकी, उसको एम्पावर किए बगैर आप ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसको जो कामयाबियाँ सस्टेन नहीं कर सकते। आई थिंक पंजाब के अंदर जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, ये कहा जाता है कि पिछले चंद सालों में बड़ा इफ़ेक्टिवली उन्होंने बहुत से जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको काउंटर भी किया है और उसकी वजह यह है कि वो बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया गया। तो हमारे पास एक मॉडल भी मौजूद है कि आप ये नहीं है कि सिर्फ फ़ौज के ऊपर या सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और ये फ़ौज खुद भी कहती आ रही है कि इसके कई प्रॉन्ग्स होते हैं कि फ़ौज जो है एक ख़ास हद तक एक एरिया में रह सकती है और उसको किसी भी कोई भी जो ऑपरेशन है उसको सस्टेन करने के लिए जो बाकी सिविल इदारे हैं, जो पुलिस है, जब तक उनका इनपुट शामिल नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि ये विफाक और केपी के जो बाकी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट के इश्यूज़ हैं उनको भी एड्रेस होना चाहिए और जहाँ पर उनके जेन्युइन जो मुतालबात हैं कि उनको जो फंडिंग के या रिसोर्सेज के इश्यूज़ हैं वो भी उनको मिलने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल इश्यूज़ आपके जो भी हों, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है, ये जो सिक्योरिटी का मामला है, ये एक नेशनल इशू है, इसे अबव जो पॉलिटिक्स से देखना चाहिए और अगर ये स्पिरिट होगी तो डेफिनेटली वी कैन मेक सीरियस इनरोड्स। आखिर में एहतशाम साहब, आपके ख्याल में वाकई सुहेल आफरीदी साहब इतना अच्छा ताउन कर रहे हैं विफाक के साथ? क्योंकि उन्होंने उनको शुक्रिया अदा किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन का कल वज़ीर दिफा ने। अब सर यहाँ पे तासुर ये है कि वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, हाँ। गंडापुर की तरह, हाँ। ठीक है ना। और देखिए जिस तरह मतीन बात कर रहे थे, एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो या फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग हो, उसमें वो आ रहे हैं और उस तरह की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल कर रहे थे जो पहले थी कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बल्कि अलीमा भी नाराज़ है, वो कह रही 10,000 बंदे लेके आओ, तो वो जवाब ही नहीं देते क्या करना है क्या नहीं वहाँ पे अडयाला जेल में। देखिए अब दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो एक मेरा ख्याल है सियासी तौर पे और मॉरली जो एक फ़ायदा हमें हो रहा है कि जो जिसको तालिबान और इंडियन मीडिया एक्सप्लॉइट करता था कि देखिए केपी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में इख्तलाफात हैं। केपी की गवर्नमेंट तो चाहती नहीं है कि वहाँ पे इस तरह के अपना कनेक्टिक नॉन कनेक्टिक ऑपरेशन होने चाहिए। लेकिन बयान बन्नू में भी सीएम साहब ने यही दिया कि मैं पॉलिसी से इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा देखिए ना, इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा रवैया तब्दील जरूर हुआ है। अब उन्होंने अपनी ट्रोलिंग से भी तो बचना है ना, जो लगातार पीटीआई के लोग सियासी भी उनके ऊपर बड़ा है। बाकी मेरा ख्याल ये अच्छी बात है। अब गवर्नमेंट ने 50 से 100 बिलियन रुपया देने का वादा किया है। मुजम्मिल अकमल जो आपने देखा मुशीर हैं, वो तो क्लेम कर रहे हैं वाजिबात हमारे 800 से 1,000 अरब के हैं। वो तो मेरा ख्याल है उनमें शायद इतना वजन नहीं है। आप सदे जमशुदा अजला के फंड्स दे दिए जाएंगे? देखिए देने चाहिए और कुछ दे भी दिए और मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा देंगे, क्योंकि अब दबाव बहुत ज़्यादा है कि पुलिस पे जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, पुलिस के पास पैसा नहीं है, कैसे चीज़ें ठीक की जाएंगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वक्त पुलिस को एम्पावर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सिर्फ कि तशवीशनाक सूरत हाल ऐसी रही टेररिज्म की और अटैक्स में, तो इस सारी सूरत हाल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से आगे बढ़ के एक फुल फ्लेज ऑपरेशन के इम्कान को खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जाता। रेगुलर स्ट्राइक्स आपने हमारे लिए कंक्लूड किया इसको। मतीन हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एहतशामुल हक साहब आपका, यूसुफ साहब भी हमारे साथ शरीक हुए आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।